Good evening, students. Myself, Dr. Gaurav Bhushan. I am here in Career Launcher as a faculty of GS. Today, I am presenting the brief overview of the GS, so that it can be useful for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो देखिए जो जीएस है, जनरल स्टडीज जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आता है 38% से अबव इसका परसेंटेज रहता है सिलेबस में, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, गवर्नेंस एंड मिसलेनियस अदर थिंग्स मतलब होती है, साइंस की इवन उसमें होती है। और ये सब मिल करके टोटल 38% जो जनरल टेस्ट होता है सीयूटी का, तो उसका लगभग 38% कवर करता है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे इस सेक्शन में जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें पूरी तरीके से जो जीके का पार्ट होता है वो बाकी सब रीजनिंग एंड ऑल सब चीजों से कुछ ज्यादा होता है। तो मुझे आपको ये बताना था कि अब तक जो मतलब एक तरीके से देखा गया है जनरल नॉलेज में भी जो सबसे ज्यादा पार्ट पूछा जाता है वो पूछा जाता है ज्योग्राफी का, देन साइंस, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आफ्टर देन हिस्ट्री। तो ये अभी पिछले कुछ सालों के पैटर्न्स में मतलब ये दिखा गया है। तो फिलहाल जो है मैं इस पे ज्यादा मतलब आगे इसको ना ले जाते हुए, क्योंकि मुझे एक बहुत छोटा सा आपको एक डेमो देना है, सो दैट एक छोटा सा मतलब आपको आपके साथ एक इंटरेक्शन करते हुए इस पर्टिकुलर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं गवर्नमेंट, ये जीके का फर्स्ट टॉपिक एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया 2024, ऑब्वियसली क्योंकि यही वो साल था जब हमारी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट 0 पॉइंट सॉरी 3.0 एक तरीके से फॉर्म में आई थी। आप लोगों को जैसे कि पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो पिछले 3 टर्म से हमारे देश को एज अ प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं। तो इस बार जब जून 2024 में उनकी पार्टी जीत करके आई और एक तरीके से कोalition की गवर्नमेंट बनी, रीजन क्योंकि वो लोग मेजोरिटी में नहीं जीत पाए थे, बीजेपी मेजोरिटी पे नहीं आ पाई थी, तो एक कोalition की गवर्नमेंट इस बार बनी। जबकि इससे पहले जो गवर्नमेंट बनी थी वो कम से कम 2 बार मेजोरिटी में बनी। तो अभी हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया की। हमको जीके में जाने से पहले कम से कम ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो मिनिस्टर्स हैं, जो पोर्टफोलियोज हैं, जो हाईएस्ट ऑफिस है, वो कौन हैंडल करता है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि आपको सामने एक फोटो दिखाई दे रही होगी जिसमें प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन, और हमारे सारे के सारे जो मतलब कैबिनेट के लोग हैं वो सामने खड़े हुए हैं। और ये मोदी गवर्नमेंट 3.0 का एक ग्लिम। तो बात करते हैं कि कौन कौन से मतलब हमारे मतलब देश में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अपने हमारे देश को चलाते हैं। तो उस पर ही मतलब आज का जो सेशन है वो बेस्ड है। तो बात करते हैं उस पर। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पर। द मोदी गवर्नमेंट 3.0 या 3.0 जून 10 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज को एलोकेटेड किया, कम से कम 71 मिनिस्टर्स को, जो कि पूरी तरीके से कहलाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इससे पहले जो मोदी गवर्नमेंट है उसमें जब लास्ट बार रिशफल हुआ था तो टोटल मिलाकर के जो मतलब मिनिस्टर थे वो 78 मिनिस्टर थे और 29 कैबिनेट मिनिस्टर थे। अभी जब दोबारा रिशफल हुआ है तो टोटल मिलाकर के 71 मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियोज दिया गया है। फिलहाल करंट लोकसभा में
543 मेंबर्स हैं और हमारे पास जो काउंसिल मिनिस्टर्स की मतलब जो सीट्स होती है वो 81 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इन मिनिस्टर्स में से भी हम सबका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके चलते हमारी कंट्री मतलब चल रही है वो कौन कौन से, जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसेस द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। एक बहुत ही हम्बल ट्राइबल बैकग्राउंड से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आती है और 2022 में वो भारत की दूसरी फीमेल प्रेसिडेंट बनी और एक तरीके से फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट वो भारत की बनी। उसके बाद से आज तक भारत की जो प्रेसिडेंट है वो मिसेस द्रौपदी मुर्मू है। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू जी का एक बहुत ही इल्यूजरस करियर रहा है, जैसे कि वो गवर्नर रही हैं झारखंड की और उससे पहले भी उन्होंने कई सारे वेरियस जो पोस्ट हैं उनको उन्होंने होल्ड किया है। फिलहाल वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट पर है। मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का सबसे हाईएस्ट एवर ऑफिस होता है गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सेरेमोनियल कमांडर इन चीफ माना जाता है हमारी सभी आर्म फोर्सेस का। इसके अलावा प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को की वैल्यूज को अपहोल्ड करने के लिए, जो भी बिल पार्लियामेंट में लाए जाते हैं उन पे साइन करने के लिए। इसके साथ ही जो ग्लोबल स्टेज है वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारे जो प्रेसिडेंट होता है वो सबसे बड़े सबसे बिगेस्ट अथॉरिटी होती है। इसके अलावा न्यूमरस ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो प्रेसिडेंट निभाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आप देख सकोगे कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन का एक छोटा सा ग्लिम्स दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल मार्वल है। आप देख पाओगे कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपने अपनी क्या कहते हैं अपने स्टडी पर बैठी हुई है और साथ साथ उनके साथ साथ क्या कहते हैं उनके बॉडीगार्ड्स, प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स एंड राष्ट्रपति भवन का आपको इस पे साइन दिख रहा होगा, जो कि एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट का हार्ट कहलाता है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट सीनियर मोस्ट ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। वो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मिस्टर जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। हेड ऑफ द स्टेट है। जिस समय हमारे प्रेसिडेंट भारत में नहीं होते हैं उस टाइम पर वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि पूरे इंडिया को हेड करते हैं और ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट जितने भी बिल या जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं स्टेट के, उस पर सिग्नेचर करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इनके अलावा सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है और दूसरा उनकी कई सारी ड्यूटीज होती हैं। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अपर हाउस के चेयरमैन होते हैं हमेशा। वो अपने साथ एक तरीके से राज्यसभा को भी देखते हैं, अपने वाइस प्रेसिडेंट के कार्यालय के साथ साथ राज्यसभा या अपर हाउस को भी चेक करते हैं। आफ्टर देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, जो कि इस समय भारत के करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। वो अपनी थर्ड टर्म इस समय ऑफिस में शुरू कर चुके हैं। लगभग उनको एक साल जून में हो जाएगा। उनकी लीडरशिप में गवर्नमेंट ने रेंज ऑफ इनिशिएटिव्स लिए। इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट कदम उठाए। मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम, स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया कैंपेन जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन उन्होंने चलाए, जिसके चलते उनको ग्लोबल और नेशनल रिकॉग्निशन भी बहुत सारा मिला है। तो अभी तक की मतलब की हिस्ट्री में मोदी जी वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बनने वाले हैं।
बन ही चुके हैं एटलीस्ट। तो ये है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्राइम मिनिस्टर का कोई एक सर्टेन ऑफिस नहीं होता, उनके कई सारे ऑफिस होते हैं। तो ये उनमें से जो उनके उनके कई सारे ऑफिस है, उनमें से एक ऑफिस में आप उनकी फोटो देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। आफ्टर देन, हाँ, मैं एक चीज बताना इसमें थोड़ा सा वो कर गया। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट का एक सबसे पावरफुल अथॉरिटी होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमेशा वो ही होते हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ द डिसीजन लेते हैं। नॉट इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बल्कि पार्लियामेंट और कैबिनेट, जो मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट होते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, उनकी तरफ से भी जो भी ऐसे डिसीजन, जो भी ऐसी चीजें जो कि हमारे देश के फ्यूचर और प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर पाए, उसका डिसीजन भी प्राइम मिनिस्टर हमेशा ही लेंगे। तो हमारे देश में एक पावर का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकंड नंबर पर आते हैं कौन? होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। आप और हम लोग सभी जानते हैं इस समय हमारे करंट सिटिंग होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह। होम मिनिस्टर के पास कई सारी ड्यूटीज होती है, जैसे कि होम अफेयर्स की ड्यूटीज, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी विद इन द बॉर्डर ऑफ इंडिया, काउंटर टेररिज्म और लॉ एंड ऑर्डर को पूरे देश में मेंटेन करके रखना। इस समय इन ड्यूटीज को निभा रहे हैं अमित शाह, जो कि इंडियन पॉलिटिशियन है और एक प्रोमिनेंट लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के चलते बीजेपी का जो इन्फ्लुएंस है वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड तक मतलब फैला है। और इस समय होम मिनिस्टर के तौर पर भी इनको कई बड़े मेजर फैसले लेने के लिए जाना जाता है, जैसे कि आर्टिकल 370 का डिमोलिशन, इसके लिए अमित शाह को जाना जाता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो तो ओवरऑल पूरी जो गवर्नमेंट है उसके हेड ही हुए एक तरीके से। वो तो पूरी जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है उसकी पूरी तरह से हेड ही हुए। वो फॉरेन अफेयर और इंटरनल अफेयर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं, और उनके पास अथॉरिटी होती है दोनों ही पार्ट में डिसीजन मेक करने की। बट जो हमारे होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, उनके पास प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसके अंदर कंट्री के अंदर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बना के रखना एक होम मिनिस्टर की सबसे प्राइमरी जॉब होती है। फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर भी, यूनियन होम मिनिस्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं तब देश के सभी बड़े फैसले करने के लिए और सभी तरह की चीजों को करने के लिए, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। आफ्टर देन होम मिनिस्टर के बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री के उस पे इस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि दूसरे और सबसे एक्सपीरियंस बीजेपी के पॉलिटिशियंस में से एक हैं। इस समय वो हमारे देश का डिफेंस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है विद इन द बॉर्डर एंड आउटसाइड द बॉर्डर इंडिया की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को एक तरीके से होल्ड करने की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही हमारी तीनों आर्मी के चीफ और साथ साथ सीडीएस चीफ, जो हमारे तीनों चीफ होते हैं वो, और उसके साथ साथ जो हमारे सीडीएस हैं वो तीनों के तीनों उनके ही अंडर एक तरीके से आते हैं। इनका काम होता है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करना, नेशनल सिक्योरिटी को सबसे पहले रिव्यू करना और नेशनल थ्रेट के टाइम पर हमारी आर्म फोर्सेस को क्विक रिस्पांस के लिए तैयार रखना। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर भी डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है तो उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री को हमेशा
एक उनके लिए एक सीट रिजर्व होती है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो थर्ड जो ऑफिस है वो ये है। कोई भी गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कभी भी बिना बजट, बिना पैसे के नहीं चल सकती, और वो सब चीजें संभालती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेज निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन का भी अपना एक इल्यूजरस करियर रहा है, इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर रही हैं काफी टाइम से, और पिछले 7 सालों से इस गवर्नमेंट पे, पिछले 7 सालों से वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभाल रही हैं। उनका काम है देश में चलने वाले दुनिया भर की जो स्कीम्स हैं, जो दुनिया भर का डेवलपमेंट है, जो हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजें हैं, उनको एक तरीके से उनके लिए एक तरह से बजट एलोकेट करना। ना सिर्फ उनके लिए बल्कि कंट्री को रन करने के लिए किस समय किस तरीके की बजट की जरूरत होती है, इसके अलावा उसको भी मतलब ये एक तरीके से देखती है, मॉनिटराइज करती है, और हर साल बजट सेशन के टाइम पर ये बजट को पार्लियामेंट के सामने रखती है, नेशनल बजट को पार्लियामेंट के सामने रखती है। इसके अलावा कंट्री की जीडीपी को मॉनिटर करना और उसको अपवर्ड ले जाना भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही काम होता है। तो ये फोर्थ, इस पीपीटी के अकॉर्डिंग ये फोर्थ डिपार्टमेंट है जो देश की गवर्नमेंट को चलाता है। आफ्टर देन शिवराज सिंह चौहान। कोई बता सकता है कि ये किस चीज के मिनिस्टर है? शिवराज सिंह चौहान, मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम में से एक रहे हैं। उनका पॉलिटिक्स में और चीफ मिनिस्टर के तौर पर सिग्निफिकेंट काम ही उनको इस बार गवर्नमेंट 3.0 पे लेकर के आया है। तो इनको इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो अलॉट किया गया है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर सुनने में हाँ किसान है एंड ऑल, मतलब इस तरीके से लगता है, लेकिन नहीं, एग्रीकल्चर हमारे देश की एक तरह से बैकबोन है। हमारे देश में किसी टाइम पर एग्रीकल्चर सबसे प्राइम प्रोफेशंस में से एक था, और एग्रीकल्चर को ऑप्ट करने वाली आज भी सबसे बड़ी परसेंटेज में हमारे देश की जो जो जनता है वो है। तो उनकी एग्रीकल्चरल वेलफेयर के लिए, फार्मर्स की वेलफेयर के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि फार्मर्स आए दिन खबरें आती रहती है कि यहाँ पर फार्मर्स ने सुसाइड किए एंड ऑल, इस तरह की चीजें आती रहती है। गांव की जो मतलब प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में आती है, तो उनके बारे में कई सारी न्यूज आती रहती है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीजों को मॉनिटाइज करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल होती है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रमोट करती है रूरल डेवलपमेंट को, और उसके साथ वुमेन एम्पावरमेंट को, स्पेशली रूरल वुमेन एम्पावरमेंट को वो सबसे ज्यादा प्रमोट करती है, ताकि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, शॉर्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती है वो फल फूल सके कंट्री पे, क्योंकि एट लास्ट कंट्री को रेवेन्यू बट जो रॉ मटेरियल और फूड जो है वो सप्लाई करने वाला एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो फार्मर्स का है। फार्मर्स ना हो तो हमारे यहाँ देश मतलब चल नहीं पाएगा। तो इसी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को, एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को संभालते हैं शिवराज सिंह चौहान। आफ्टर देन इंडिया की लाइफलाइन कहा जाता है उस मिनिस्ट्री को जिसको संभालते हैं नितिन गडकरी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, इसको संभालते हैं नितिन गडकरी। पिछले 10 सालों के आसपास नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने इंडिया के एम्बिशियस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बहुत पहले से बहुत ज्यादा आगे तक लेकर के गए। उनकी प्रोग्रेसिव पॉलिसी रिफॉर्म और
स्पीयर हेडेड इनिशिएटिव के चलते ही इंडिया के अंदर कई सारी ट्रांसपोर्ट जो स्कीम्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप हुए हैं। इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है ड्राइविंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इनहेंसिंग रोड सेफ्टी एंड लॉजिस्टिक्स, सस्टेनेबिलिटी फोकस भी इनका एक सबसे बड़ा एजेंडा होता है, जिसके चलते ये पॉल्यूशन जैसी जो बहुत बड़ी मतलब इस समय पे प्रॉब्लम्स हो चुकी है उनको खत्म करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को संभालने वाले जो मिनिस्टर हैं वो है नितिन गडकरी। इससे पहले ये बीजेपी के फॉर्मर फॉर्मर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी फिलहाल ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को देख रहे हैं और पिछले 10 सालों में इन्होंने सिग्निफिकेंट काम किया है। इनके बाद आती है एक सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो कि फॉरेन में इंडिया का वेटेज दुनिया की सारी कंट्रियों को फील कराती है और वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इनको संभालने वाले इंडिया के किसी जमाने के टॉप एम्बेसडर्स में से एक रहे मिस्टर एस जयशंकर हैं। ये हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं। एक बहुत ही इल्यूजरस इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस के पार्ट ये रहे हैं। एक बहुत इल्यूजरस इनका करियर रहा है। अभी ये भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और इंडिया को हर जगह पर ये बहुत मजबूती से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके कई सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो यूरोप और अमेरिका एंड ऑल वेस्ट कंट्रीज के लिए एक तरह से मैटर ऑफ डिस्कशन हमेशा बने रहते हैं। इनके चलते इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी है वो डिफेंसिव से कुछ हद तक अग्रेसिव नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ना सिर्फ एक मिनिस्टर पोर्टफोलियो के बल्कि वो एक बहुत ही उम्दा राइटर भी हैं। उन्होंने इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर 2 और 3 बुक्स भी लिखी हैं। तो इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को संभालते हैं डॉक्टर एस जयशंकर। आफ्टर देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को संभालते हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इंडियन पॉलिटिशियन है और भारत में इंडिया में एजुकेशन को पूरी तरीके से उसके डेवलपमेंट से लेकर के उसको आगे तक ले जाने के लिए जिम्मेदार है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। एजुकेशन जो कि इंडिया के फंडामेंटल राइट्स में से एक माना गया है, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत ही सेंसिटिव और एक बहुत ही ज्यादा एसेंशियल मुद्दा है हमारे देश की ग्रोथ के लिए। तो इस तरीके से ये डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में से एक आता है। तो उसमें उसे संभालते हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। जैसे कि मैंने आपको बताया कई साल तक ये इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं और इससे पहले इनके पास पोजीशन थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के हेड की। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को संभाल रहे हैं। बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जैसे कि नाम से पता चलता है उसका काम होता है अलग अलग स्टेज की एजुकेशन को मॉनिटर करना, उसमें डेवलपमेंट, अल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन करना और बदलते टाइम के साथ एजुकेशन को और एडवांस बनाना, सो दैट हमारे देश के लोग एक अच्छी एजुकेशन ले सके, इंफॉर्मेशंस को मतलब एक तरीके से एनालिसिस कर सके और एक तरीके से बेहतर लाइफ के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को अपलिफ्ट करें। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आफ्टर देन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री, इसको संभालते हैं बीजेपी के इस समय के हेड या प्रेसिडेंट मिस्टर जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जिनको जो कि पिछले 2020 से बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। इस समय बीजेपी के काफी समय से ये मेंबर रहे हैं और फिलहाल हेल्थ
और फैमिली वेलफेयर की उसको संभालते हैं। नड्डा की लीडरशिप में बीजेपी ने मार्क किए हैं कई इंपॉर्टेंट बेंचमार्क। अभी ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी इलेक्शन कैंपेन में अपनी लीडिंग प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल ये हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। बता दूं, हेल्थ मिनिस्ट्री का जो पूरा का पूरा काम होता है वो ना सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री ना सिर्फ आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करती है, बट हेल्थ हजार्डस जो कि अभी आने वाले हैं, अपकमिंग हैं, उनके बारे में भी रिसर्च करती है। हेल्थ मिनिस्ट्री ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सब में अपना इन्वेस्ट करती है, उन सब पर अपनी पकड़ बना के रखती है, और इसके साथ हमारे देश में लोगों को एक बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड मिल रहा हो और हेल्थी लिविंग स्टैंडर्ड मिलता हो, इसको भी इंश्योर करती है। प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जिम्मेदार होती है फैमिली वेलफेयर के लिए भी, सो दैट अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है और अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए उनकी फैमिली का वेलफेयर किस तरीके से किया जाए, इस चीज की जो स्ट्रेटेजी है उसको बनाने का काम करती है हेल्थ मिनिस्ट्री। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट थी, नॉट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी और उनके पोर्टफोलियो लेने वाले मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। लेकिन ये सिर्फ सिर्फ इतना नहीं कि ये ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बाकी मिनिस्टर्स और इन मेजर डिपार्टमेंट्स के जो स्टेट मिनिस्टर हैं वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की ये मिनिस्ट्री, क्योंकि टाइम की कमी थी और एक छोटा सा मुझे आपको एक क्लास के बारे में कहा गया था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना था ताकि आपको पता चले कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट में कौन कौन से लोग और कहाँ कहाँ पे मतलब उनकी पोजीशन है। एटलीस्ट जीके में इतनी सी चीज तो कभी भी पूछी जा सकती है। तो जो मेन हमारे जो मिनिस्टर्स थे उनके बारे में मेरी एक छोटी सी क्लास थी। तो इसी के साथ गुड इवनिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।